परावर्तन तथा अपवर्तन कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, उन वस्तुओं को आप देखते कैसे हो? क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन अपनी आंखों तक पहुंचता है उसके बाद ही हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो देखो, हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती है। वह क्या है जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है? देखो, वस्तु को दृश्यमान कौन बनाता है? जब दिन में तो अपन सूर्य के प्रकाश से चीजें देखते हैं, रात को अपन बिजली के बल्ब से वस्तुएं देखते हैं, लेकिन वो वस्तुएं अपने को दिखाई क्यों देती है? क्योंकि वो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है और वो अपनी आंखों तक पहुंचता है तो वस्तुएं दृश्यमान हो जाती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि परावर्तित क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। दो तरह के माध्यम होते हैं, एक पारदर्शी और एक अपारदर्शी। पारदर्शी माध्यम के अपन आर पार देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहां से जो प्रकाश का गमन होता है वो आगे की तरफ चला जाता है, प्रकाश आर पार हो जाता है, जिसे अपन वस्तुओं को देख सकते हैं। और एक होता है अपारदर्शी, जिसमें हम वस्तुओं को नहीं देख पाते क्योंकि प्रकाश वहां उसमें गमन नहीं कर सकता। प्रकाश से संबंधित अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हम आगे पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो सारे हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि सब हम पढ़ेंगे कि ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ही है। जैसे अगर हमें इंद्रधनुष का कलर दिखाई दे रहे, इंद्रधनुष के रंग दिखाई दे रहे हैं, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। कुछ वस्तुएं हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुणों का अध्ययन हमारी सहायता करेगा कि वह वस्तु का अपवर्तन हो रहा है या फिर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है या फिर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। कुछ सामान्य प्रकाशीय घटनाएं देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और निर्वात के अंदर प्रकाश के जो गमन करने की स्थिति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸। प्रकाश सबसे ज्यादा निर्वात में गतिमान होता है, गति करता है। और इस क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट करके रखें, क्योंकि यह क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸। एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक समरेखीय पथ की ओर गमन करता है, जिसे हम प्राय प्रकाश किरण कहते हैं। देखो, मान लो ये अपने पास कोई भी वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर जब ये प्रकाश गिरता है तो ये वापस परावर्तित होता है। ये जब प्रकाश गिरता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। और ये एक सीधी रेखा में गमन करता है। यहां तक आगे आप लोगों को समझ में? आगे देखो, हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश संरेखा में चलने की बजाय किनारों पे मुड़ जाता है। अगर अपने पास अपन ने क्या पढ़ा था कि एक दो माध्यम होते हैं, एक पारदर्शी और एक अपारदर्शी। पारदर्शी माध्यम में अपन प्रकाश गमन कर जाता है, जिससे अपन वस्तु को आर पार देख सकते हैं। लेकिन अपारदर्शी माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश का गमन नहीं होता है और वो
व्याख्या दी गई थी कि प्रकाश तरंगदैर्घ्य होता है, दूसरा प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कणीय रूप में होती है। लेकिन ये व्याख्याएं धीरे धीरे अमान्य होते गए क्योंकि इनका उसके बाद अपने पास क्या आया, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय किरणें एक सर्वरेखा सतत होकर छोटे छोटे फोटोन के रूप में होती हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय किरणें एक सतत ऊर्जा के रूप में न होकर छोटे छोटे बंडल में तोड़ दी जाती है और उन्हीं फोटोन को हम आधुनिक क्वांटम सिद्धांत या मैक्स प्लैंक का सिद्धांत भी कहते हैं। मैक्स प्लैंक का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिद्धांत को किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने। इसलिए इस सिद्धांत को हम मैक्स प्लैंक का सिद्धांत भी कहते हैं। देखो, विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। पढ़ लिया ना अपन ने, ये प्रकाश की प्रकृति थी कि प्रकाश को तरंग के रूप में भी माना जाता और प्रकाश को कणों के रूप में भी माना जाता। पर धीरे धीरे ये व्याख्याएं असफल होने लगी क्योंकि प्रकाश का द्रव्य के साथ अननोन क्रियाओं के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त था। प्रकाश प्राय कणों के प्रभाव की भांति भी व्यवहार करता था। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही तथा प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आया। ठीक है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? विद्युत चुंबकीय किरणें एक सतत ऊर्जा में न होकर छोटे छोटे फोटोन में तोड़ दी जाती है और उन्हीं छोटे छोटे फोटोन्स को हम क्या कहते हैं? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत या मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, क्योंकि इसको मैक्स प्लैंक ने दिया था। देखो, इस अध्याय में अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और कल अपन पढ़ेंगे अपवर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मान लो अपने पास क्या है, कोई भी तल मान लेते हैं अपन। ये अपने पास क्या हो जाएगी? आपतन किरण। जब भी प्रकाश किसी माध्यम पे गिरता है तो ये आने वाली जो किरण होगी वो क्या कहलाएगी? आपतन किरण। और यहाँ से जब परावर्तित होकर वापस जाता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? परावर्तित किरण। और बीच में क्या होता है इनके? अभिलंब। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? अभिलंब। तो देखो, ये क्या है? आपतन प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ रहे हैं अपन। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? आपतन कोण। यहाँ आपतन जो किरण आ रही है उससे बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? अपना आपतन कोण। और जब किरण परावर्तित होकर वापस जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण, क्योंकि आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। और जब परावर्तित होकर वापस जाती है तो वो अपने पास क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण से जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण और जाने वाली किरण से जो कोण बन रहा है वो परावर्तित
क्लियर। प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। अपन ने पढ़ा, अगर देखो अपन आगे पढ़ेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। अगर वो वक्रता केंद्र पे रखा गया है बिंब, तो उसका जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो उसके साइज के बराबर होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा रहता है। ये मान लो अपने पास क्या है, दर्पण है, यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, बिंब, और इतनी ही दूरी पे अपने पास क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। कि जितनी यहाँ पे बिंब इतना था, मतलब इसकी साइज अगर इतनी है तो प्रतिबिंब की साइज भी कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी। और ये दोनों, इनके बीच की जो दूरी है वो भी समान रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तित पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगी वो अपन देखेंगे। ये किसका बताया था, समतल दर्पण का। अब अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अपन एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, इसके अंदर जितने भी क्रियाकलाप दे रखे हैं वो भी अपन करते हुए चलेंगे। क्लियर। देखो, एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न करें। देखो इस तरह से आपको ये चम्मच दिखाई दे रही है। ये वाला जो पार्ट होता है इसका वक्रित, ये होता है अवतल दर्पण, और इधर वाला जो उभरा हुआ भाग होता है, ये वाला भाग, ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इस तरह से देखो, यू बन करके देखोगे आप, जो ये गुफा की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। और इसका जो उभरा हुआ उल्टा भाग कर लेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा अपना उत्तल दर्पण। क्लियर। जो गुफा की तरह भाग है चम्मच वाला, ये क्या है अपना अवतल दर्पण, और इधर वाला जो उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। क्लियर। देखो, एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न करिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? हाँ, देख पाएंगे, क्योंकि हम प्रतिबिंब दोनों में देख सकते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। यह छोटा है या बड़ा, कैसा होगा, छोटा। चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए। पहले अपन ऐसे देख रहे थे, धीरे धीरे इसको दूर करते चलेंगे। प्रतिबिंब को देखते रहिए, ये कैसे परिवर्तित होता है। देखो, अगर आप पास में किसी चीज को देखते हो तो वो बड़ी दिखती है, और धीरे धीरे ले जाओगे तो वो छोटे दिखने लग जाएगी। चम्मच को उल्टा कीजिए, मतलब दूसरे पृष्ठ को, तो वो क्या बन जाएगा अपना उत्तल दर्पण। अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई दिया, ऊपर वाले में अपन ने देखा, बस दोनों में अंतर क्या रहेगा, ऊपर वाले में जो प्रतिबिंब अपन को दिखाई देगा वो वास्तविक तथा उल्टा होगा, और उत्तल दर्पण में जो दिखाई देगा वो आभासी तथा सीधा होगा। दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए, भाई उनके लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब छोटा था, वो कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा, और उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब भी कैसा है, छोटा है, लेकिन वो आभासी तथा सीधा है। दोनों में इतना अंतर रहता है। चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले वक्रित दर्पण का प्रयोग गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पण के परावर्तित पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माने जाते हैं। मान लो ये अपने पास क्या है, एक गोला है, इसको आप ऐसे कट कर दोगे, इधर वाले भाग को, ठीक है, तो ये इधर वाला भाग अपना क्या बन जाएगा, ये अवतल दर्पण, और जो ये उभरा हुआ भाग है बाहर की तरफ, ये अपना क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। इधर अवतल दर्पण और उधर उत्तल दर्पण। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तित पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। अगर आप इसको पूरा ऐसे कर दोगे तो ये गोला बन गया ना, इस गोले का एक भाग मान सकते
में इसको अपन क्या मान सकते हैं एम और इसको एल, ये अपने पास एक वक्रता पृष्ठ है। इसके बीच में जो अपन बिंदु लिख रहे हैं ये अपना क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष, और यहाँ पे अपने क्या है जो मुख्य अक्ष का आपके बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी फोकस दूरी। और देखो जैसे आप गोले को इस तरह से पूरा करते हैं अपन, तो इसके बीच में सी आएगा, सेंटर बनेगा ना, गोले का एक सेंटर होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे वक्रता केंद्र। ये अपना क्या बन गया वक्रता केंद्र। अब देखो यहां तक क्लियर, यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। सी से लेके आपके बीच की दूरी, आप दूरी किस किस के बीच की है सी तथा एफ, सी तथा पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या। और ये यहाँ पे अपन ने क्या लिखा एफ, एफ तथा पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी फोकस दूरी। क्लियर, और सी तथा एफ के बीच की दूरी और एफ तथा पी के बीच की दूरी दोनों बराबर रहेगी। समझ में आया, ये अपने पास क्या था वक्रता पृष्ठ, ये बीच में अपना क्या है मुख्य अक्ष। यहाँ से आप बिंदु जो ये आपको आप बिंदु दिखाई दे रहा है पी तथा एफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी फोकस दूरी। एफ तथा पी तथा सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। और ये देखो सी तथा एफ के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी एफ तथा पी के बीच की रहेगी, ये दूरी दोनों बराबर होती है। क्लियर इतना आप लोगों को। देखो चम्मच के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है, और बाहर पे जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो अपना कौन सा होगा उत्तल दर्पण जैसा। गोलीय दर्पण में अभी अपन ने जो क्रम या पदों को समझा कि गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के केंद्र बिंदु कौन से है, केंद्र तरंग को अपन क्या कहेंगे ध्रुव, जिसे किसे लिखा था अपन ने पी से। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ध्रुव को प्राय पी से निरूपित किया जाता है। ऐसे अपन ने अभी देखा था ना, ये डायग्राम अपन ने यूं बनाया, इसको किससे लिखा अपन ने पी से। गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अपन ने क्या लिखी थी सी, जिसको अपन किससे निरूपित करेंगे सी से। यह अक्सर सी से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तित पृष्ठ की भार स्थित रहता है, क्योंकि देखो ये भार की तरफ बना परावर्तित पृष्ठ तो अपना कौन सा है एम से लेके एन बिंदु तक, ये परावर्तित पृष्ठ है। जो भी प्रकाश को परावर्तित करता है वो माध्यम अपने लिए परावर्तक पृष्ठ होता है, समझे। तो ये परावर्तित पृष्ठ का भाग नहीं है क्योंकि ये केंद्र से दूर है, ये इस पृष्ठ से दूर है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तित पृष्ठ के सामने स्थित होता है। उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के पीछे स्थित होता है, क्योंकि देखो जो गुफा वाला पार्ट है अपन ने अभी चम्मच से समझा था, इधर वाला भाग क्या रहता है अपना अवतल दर्पण, तो ये अपने आगे की ओर होगा, और उत्तल दर्पण में ये पीछे की तरफ चला जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। भाई जहाँ पे अपन ने वक्रता केंद्र लिखा तो सी से पी के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसे अक्सर आर से निरूपित करते हैं, किससे लिखोगे आर से वक्रता त्रिज्या को, इसे अक्सर आर से निरूपित किया जाता है। पी सी की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। यहाँ से अपन एक सीधी रेखा खींच लेना, और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव या अभिलंबन होता है, जिसको हम पी से निरूपित करते हैं। क्लियर, आगे देखो आप,
ये अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण, ये दोनों ही गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। यहां से ही अपन ने क्या लिख दिया, परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो जाएगा अपना M और N के बीच में ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है ये अपना परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। इसमें वक्रता त्रिज्या आगे की तरफ रहेगी और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या पीछे की ओर रहेगी। क्लियर? और यहाँ की C और P के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे अपन बीच में क्या लिखेंगे, F। तो F तथा P के बीच की जो दूरी होगी वो अपने क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस तरह से इस चैप्टर को पूरा देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।